हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेटलेट काउंट। हम क्या देख रहे हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेटलेट काउंट के बारे में देखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एरिथ्रोसाइट काउंट बताया था, टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट, WBC काउंट, और अब इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हम प्लेटलेट काउंट कैसे करते हैं, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं और क्या इसकी कैलकुलेशन होती है। सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम देख रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेटलेट काउंट। बेटा, प्लेटलेट काउंट देखने के पहले सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, जो कि मैं आपको हर टॉपिक में समझाता हूं कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जानना इसलिए जरूरी है कि आपको पता तो हो कि हम ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, हमारे पास ब्लड सैंपल आया, सैंपल आके हमको पता है कि प्रोसीजर कैसी है, हमने इसको रन कर दिया, हमको पता है काउंट कैसे करते हैं, हमने काउंट कर दिया, हमने रिपोर्टिंग कर दी, पर हमको अगर इसकी नॉर्मल वैल्यूज भी हमको पता है, पर ये क्यों बढ़ता है, किस लिए होता है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो फिर आप किसी को भी बता सकते हो, है ना। एक इलिटरेट पर्सन को भी, जो कम पढ़ा लिखा है, जिसको नहीं आता पढ़ना लिखना, आप उसको भी समझा दो कि भाई 2 बूंद इसमें डालना है, 4 बूंद इससे निकालना है, इसको चार्ज करना है, इसको ऐसा फोकस करना है, बहुत अच्छा काम कर लेगा वो। पर क्यों इसको हम कर रहे हैं वो ये नहीं जानता, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वो नहीं जानता। इसलिए क्या होती है, इसलिए इसकी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो हम इसका पहले क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जानेंगे कि भाई हम इसको करते क्यों है, किन कंडीशन में ये बढ़ जा रहा है, किन कंडीशन में प्लेटलेट घटता है, ये सारी चीजें हम इसमें जानने पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेटलेट काउंट इज रिक्वेस्टेड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, डिटर्मिनेशन करते हैं यानी पता लगाते हैं प्लेटलेट काउंट का, इसको हम क्यों, इसकी क्यों रिक्वेस्ट आती है, क्यों इसकी इन्वेस्टिगेशन की मांग होती है। इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के समय इसकी क्या होती है, मांग होती है, यानी इसकी रिक्वेस्ट आती है कि भाई हमारा ये टेस्ट कराओ। ठीक है, मतलब डॉक्टर बोलता है कि ये आप टेस्ट करवाइए। ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैसे होते हैं? बहुत सारे प्रकार के होते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग इंटरनल ब्लीडिंग होती है, किसी किसी को आंतरिक तौर से ब्लीडिंग होगी, किसी को बाहरी तौर से ब्लीडिंग होती है, जैसे कि नोज में से ब्लीडिंग होना, ईयर्स में से ब्लीडिंग होना, मुंह से ब्लीडिंग होना, कहीं कट गया है तो वो ब्लीडिंग रुकना नहीं। ठीक है, किसी प्रकार का वुंड है, घाव है, तो जल्दी नहीं सूखना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना। ठीक है, इस कंडीशंस में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट करते हैं। हाँ, प्लेटलेट काउंट और भी कंडीशन में करते हैं, PT और APTT प्रोथ्रोम्बिनेशन के टेस्ट लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ऑपरेशन के, सर्जरी के समय, कि हम इसकी अगर सर्जरी करेंगे, डॉक्टर पता लगाता है अगर इसकी सर्जरी करी जाए तो इसका ब्लीडिंग टाइम क्या है, इसका क्लॉटिंग टाइम क्या है। BTCT जो टेस्ट होते हैं ना, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम, इसलिए करा जाता है कि पता तो लगे कि इसका कितनी देर में ब्लड बह रहा है और कितनी देर में बहने के बाद जम जाता है। ठीक है, ये पता होना ज़्यादा जरूरी है, ताकि अगर पेशेंट का हम करें ऑपरेट पेशेंट को, तो क्या ना हो, ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। ये सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, प्लेटलेट काउंट इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए, ये पढ़ाने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्लेटलेट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अगर मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करिए, जिनको जवाब देना हो तो बच्चे बिल्कुल जवाब दीजिए, क्योंकि मैं आपसे इंटरेक्ट इसलिए होता हूँ, क्वेश्चन इसलिए पूछता ताकि आप मुझे इसका जवाब दो। मेरी टीचिंग समझ में आ रही है तो मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर समझ में आ रही है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि सर हम कुछ इस तरीके से पढ़ाओ, तो वो चीज़ भी मैं करने का तैयार हूँ, पर मुझे पता तो चले कि आपकी डिमांड क्या है। ठीक है, तो हम क्यों करते हैं, प्लेटलेट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए कि हम उसका काउंट करें। मैंने आपको प्लेटलेट्स पढ़ा चुका हूँ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स में मैंने आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, और कोगुलेशन फैक्टर में भी मैं आपको बहुत अच्छे से प्लेटलेट समझा चुका हूँ कि प्लेटलेट भी क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ सेल। ये भी एक सेल है, एक प्रकार की आपकी बॉडी की, जो ब्लड में प्रेजेंट रहती है ना। ब्लड क्या है, समझ लो मैंने एक मग्गा लिया या एक बकेट लिया, बाल्टी लिया, उसमें पानी डाल दिया, है ना। पानी डालने के बाद कुछ चीज़ें उसमें घोलूंगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे कि हम समझ लो हम बना रहे हैं मिक्स दाल बना रहे हैं। ठीक है, इजी में जाऊंगा, ज़्यादा कठिन नहीं जाऊंगा। हम मिक्स दाल बना रहे हैं, यानी बहुत सारी दालों को मिक्स करके हम बना रहे हैं, है ना। पानी ले लिया मैंने, पानी में मैंने तुअर दाल मिला लिया, उड़द दाल मिला लिया, है ना, रेड लेंटिल्स, ब्लैक लेंटिल्स, पल्सेस मिला दिया ना, तुअर दाल, चना दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, है ना, सारी दालों को मिला दिया। अब जो हमारा ब्लड क्या है, वो समझ लो पानी है। ठीक है, अब ब्लड के अंदर जितनी सारी दालें हैं तरह तरीके की, वो क्या समझ लो हमारी ब्लड सेल्स है। ठीक है, ब्लड का मतलब सिर्फ RBC नहीं होता, ब्लड का मतलब सिर्फ WBC नहीं होता,
ब्लड में बेटा तरह तरीके की सेल्स रहती हैं, जिसमें कि आपकी मेन सेल्स कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी में कई तरीके की सेल्स आती है। डब्ल्यूबीसी एक उसका बड़े से ग्रुप का नाम समझ लो कि ये ग्रुप का नाम, जैसे कि टीचर आता था ना, हाँ ये सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डिवाइड करता था ना, वैसे डब्ल्यूबीसी आरबीसी एक सिंगल ग्रुप है, आरबीसी में कोई नहीं है, आरबीसी अकेला है। हाँ प्लेटिलेट्स भी सिंगल ग्रुप है, डब्ल्यूबीसी एक बड़ा ग्रुप है, मतलब आरबीसी और प्लेटिलेट ग्रुप मत समझो ये सिंगल सिंगल है, डब्ल्यूबीसी एक ग्रुप हो जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स है ना, ये सब आते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, प्लेटिलेट। तो प्लेटिलेट क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने ये सब चीजें डाले जो है, क्या बताया आपको, ये सब ब्लड सेल्स है ना, एक तरीके से एग्जांपल समझा रहा हूँ। और ब्लड क्या है, हमारा पानी है। तो इस ब्लड में अब तरीके के सेल है, उसमें से एक सेल प्लेटिलेट है, जिसका काम है भाई कुछ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, तभी तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। क्या रोल है ये, जैसे कि आपको कोई कट गया, चोट लग गई है ना, किसी तरीके के वुंड है, कोई घाव है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है कोई, है ना, कुछ ब्लीडिंग अंदर से होती है, चोट लग जाती है पर हमको दिखती नहीं है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सीडेंट्स में से होता है, पहले पता नहीं चलता पर बाद में पता चलता है इसको कुछ इंटरनल इंजरी हुई है, डॉक्टर बोलता है ना इसको इंटरनल इंजरी हुई है। क्यों बोलता है, क्योंकि अंदर से ब्लीडिंग होने लग जाती है और अंदर से ऑर्गन डैमेज होने लग जाता है, जो आपको बाहर से नहीं दिखता है। तो इन केसेस में जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग को रोकने का काम, ठीक है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है यहाँ, जैसे कि ब्लीड मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपका हाथ है, यहाँ आपको चोट लग गई, अब यहाँ से भाई आपके ब्लड सेल निकल के बाहर आ रहे हैं, ये ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, निकल के आ रहे हैं। अब प्लेटिलेट्स क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ब्लीडिंग होने लग जाती है, डिटेक्ट कर लेते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, ये टॉपिक, ठीक है, कोगुलेशन वाले टॉपिक में। तो कैसे होता है कोगुलेशन, तो क्या होता है, प्लेटलेट्स इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसी ब्लीडिंग होती है यहाँ पे एक सिग्नल जाता है जिसको प्लेटलेट डिटेक्ट करते हैं, और प्लेटलेट यहाँ पे एडिशन करते हैं। एडिशन यानी कि वहाँ पे आके जुड़ना, कनेक्ट होना, है ना, एक दूसरे से कनेक्ट होना, यानी कि यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं, बोलते हैं चेन बना के खड़े जाओ, सब ऐसा हाथ जोड़ के खड़े जाते हैं, ठीक है, क्या करा है, सबने एडिशन करा है, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड होकर खड़े हैं। तो क्या होते हैं, प्लेटलेट्स से आते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, आके जुड़ जाते हैं। प्लेटलेट्स आते हैं यहाँ पे, आए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कैसे दिखते हैं, प्लेटलेट्स मकड़ी के जैसे दिखते हैं बेटा, ये ऐसी मकड़ी रहती है ना, पर इसके ज़्यादा पैर रहता है, इस तरीके से। ये जो इनके सूरज जैसा जो मैंने बनाया हूँ, ये फूल जैसा शेप, ये एडिशन करने के लिए, जैसे कि इसके हाथ तो होना चाहिए, पकड़ेगा किसको ये, है ना, तो ये क्या, ये चीज़ें क्या करती है, आपस में एक दूसरे को पकड़ लेती है, और एक वेब लाइक स्ट्रक्चर, वेब यानी कि आपका जाले के जैसा, मकड़ी कैसे जाला बनाती है वैसे जाले जैसा क्या करते हैं, फिब्रिन मिलके इसमें ये क्लॉट्स बना देता है ना। फिब्रिन क्या करता है, फिब्रिन जो आता है आपका एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स है वो, और ये मिलके क्या करते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर मिल के ढेर सारे ऐसे क्लॉट्स बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं ना, ये ऐसे करके। ये आपका प्लेटिलेट हो गया, ये फिब्रिन हो गया, है ना, ये प्लेटिलेट हो गया, ये फिब्रिन हो गया। इस तरीके से आकर यहाँ क्या करते हैं, ये गुच्छा बना लेते हैं, और क्या कर देते हैं, जगह को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि अपन नदी में बांध बनाते हैं ना, नदी में बांध क्यों बनाया जाता है, ताकि इस तरीके इस जगह से पानी ना निकले, बोरी रख के बांध बनाते हैं ना, तो वो समझ लो वो बोरियां हैं आपकी प्लेटलेट्स जो ब्लड जाने से वहाँ रोक रही है। इस तरीके से आपकी बॉडी से ब्लड लॉस नहीं होता है, और आपका यानी कि फैटल होने की कंडीशन और लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशन होती है, जान की हानि वाली कंडीशन को होने से ये रोक देता है। कौन रोकता है, आपका प्लेटिलेट्स रोकता है। तो इसलिए प्लेटिलेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बॉडी के लिए। समझ में आया प्लेटिलेट क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंस बताया बेटा, अभी मैं बताऊंगा डिक्रीज और इंक्रीज क्यों होता है, ठीक है। एक तो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में करते हैं कि इसको कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो कारण क्या है ब्लीडिंग होने का, कारण पता लगाते हैं कि इसको ब्लीडिंग हो रही है तो कारण क्या है। तो पहले प्लेटिलेट काउंट देखा जाता है सबसे पहले, इसका प्लेटिलेट नॉर्मल है कि नहीं। बात फिर समझ में आ रही है, इसका प्लेटिलेट काउंट अगर सही है तो फिर ठीक है, तो डॉक्टर समझ जाता है। और अगर प्लेटिलेट काउंट मतलब सही होने के बाद भी अगर इसको ब्लीडिंग हो रही है तो मतलब कुछ और बीमारी हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें क्या करता है बेटा, डॉक्टर डायग्नोस करवाता है। डॉक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर को जरूरत रहती है डायग्नोस करने के लिए, और उसको इम्प्लीकेशन आगे करने के लिए नर्सेस की एक पूरा ग्रुप बन के क्या करता है, एक मेडिकल
का जो एक वो खंबा है ना, जो इमारत को संभाले रखता है, अकेला डॉक्टर नहीं होता है वो, सारे जो पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और जितने भी स्टाफ होते हैं वो क्या करता है, सब मिलके टेका लगा कर रखते हैं ताकि क्या हो, चीज़ें अच्छे से चल पाए। एक कॉम्बिनेशन होता है सबका, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसका क्यों घटती है क्यों बढ़ता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसी जो कंडीशन होती है बेटा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, यानी प्लेटलेट काउंट क्या होता है, मैंने कहा था पेनिया यानी कि कम हो जाना, और साइटोसिस यानी बढ़ जाना, ठीक है। तो क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। प्लेटलेट काउंट क्यों कम होता है, प्रोलॉन्ग्ड यानी कि बहुत समय से ब्लीडिंग होना। बात समझ में आ रही है मेरी, बहुत लंबे समय से इसको ब्लीडिंग होते हुए आ रही है। अब जरूरी नहीं है, मतलब अब ब्लीडिंग कैसे होगी, कोई चोट के कारण ब्लीडिंग हो रही हो, है ना, किसी चोट के कारण ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर आपको कोई बीमारी हो, है ना, जैसे बवासीर जैसी कंडीशंस में भी क्या होता है, पेशेंट्स को बहुत ब्लीडिंग होती है ना। मेंस्ट्रुएशन के समय फीमेल्स को बहुत ब्लीडिंग होती है ना। मीनोपॉज के समय अधिकतर, मीनोपॉज जैसी कंडीशन में जब मेंस्ट्रुएशन रुकने वाला हो, है ना, ऐसी कंडीशन में फीमेल्स को बहुत ब्लीडिंग होती है। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, इस तरीके की बीमारियां होना, उस समय फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। फिब्रॉइड्स हो जाना यूट्रस में, सिस्ट बन जाना ओवरी में या यूट्रस में, सिस्ट, फिब्रॉइड्स, बहुत सारी कंडीशन है बेटा। इसी कारण क्या होता है, ब्लीडिंग फीमेल्स में होती है और मेल्स में ब्लीडिंग, तो मेल्स में ब्लीडिंग तो बहुत रेयर रहती है, ज़्यादातर ब्लीडिंग फीमेल्स में होती है, ठीक है। तो इन कंडीशन में भी क्या होता है, जब लंबे समय से ब्लीडिंग होते हुए आना, तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती जाएगी। ब्लीडिंग होने से क्या होगा, सेल का लॉस होने लग जाएगा, सेल कम होने लग जाएगी आपकी, जैसे जैसे ब्लड सेल कम होने लग जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, प्लेटलेट काउंट भी कम होने लग जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग एंड पुअर क्लॉट रिट्रैक्शन, यानी कि पुअर क्लॉट रिट्रैक्शन यानी कि क्लॉट अच्छी तरीके से नहीं हो पाना, ठीक है। क्लॉट क्यों नहीं हो पा रहा है, इस चीज़ को भी जानने के लिए क्या करते हैं, इस कंडीशन में भी क्या होता है, आपका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। अब और एक दूसरी कंडीशन क्या है, इट ऑल्सो ऑकर्स इन एनीमियाज, एनीमिया जैसी कंडीशन में, यानी कि ब्लड नहीं बनना। अब ब्लड नहीं बन रहा है तो यानी कि पॉलीसाइथेमिया जैसी कंडीशन, और अप्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये जो सारे एनीमियास है ना बेटा, इन कंडीशन में क्या होता है, मैंने सिर्फ एनीमिया लिख दिया है यहाँ पे, एनीमियास लिख दिया, एनीमियास में सारे एनीमियास मतलब अप्लास्टिक, मेगलोब्लास्टिक, इस तरीके के एनीमिया में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट नहीं बनता है बॉडी में, ठीक है। हाइपरस्प्लेनिज्म, हाइपरस्प्लेनिज्म किस कंडीशन में आता है, हाइपर का मतलब क्या होता है, कुछ भी बड़ा हुआ, कोई भी चीज बड़ी हुई, और स्प्लीन, स्प्लीन क्या है, एक ऑर्गन है आपकी बॉडी का। स्प्लीन क्या है, आपका ऑर्गन है, और उस ऑर्गन का काम क्या है, इट्स द ग्रेवयार्ड ऑफ योर बॉडी, सॉरी बॉडी नहीं, ग्रेवयार्ड ऑफ योर ब्लड सेल। ब्लड सेल का क्या है, आपके ग्रेवयार्ड है, यानी जितनी भी ब्लड सेल्स डेड होती है, डेड होने के बाद कहाँ के जम हो जाती है, कब्रिस्तान है किसका, आपकी ब्लड सेल्स का। ब्लड सेल्स जब मर जाती है, मर के कहाँ आती हैं, डेड होने के बाद स्प्लीन में आती हैं, और स्प्लीन में आने के बाद जब ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपर स्प्लीनिज्म हो जाता है, ज़्यादा जब होगी तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा जब बढ़ जाता है स्प्लीन, उस कंडीशन में भी क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। एक्यूट ल्यूकेमिया एंड एटसेट्रा, एटसेट्रा इसलिए लगा दिया बेटा क्योंकि फिर 1760 चीज़ें हम उसको डिस्कस नहीं करना है, वो सब चीज़ों को फॉर एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए रखा है, ठीक है। एक्यूट ल्यूकेमिया, अब एक्यूट ल्यूकेमिया में क्या होता है, एक्यूट यानी कि कुछ समय का, कुछ क्षण का ल्यूकेमिया, है ना, क्रॉनिक नहीं, एक्यूट, ठीक है। एक्यूट ल्यूकेमिया क्या, व्हाइट ब्लड सेल कैंसर या ब्लड सेल कैंसर भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में भी क्या होता है, आपका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पेनिया पढ़ लिया हमने, यानी डिक्रीज लेवल पढ़ लिया। अब हम देखेंगे इंक्रीज लेवल, किस कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज का मैंने आपको क्या बताया था टर्म, थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बो क्या होता है बेटा, थ्रोम्बोसाइट, यानी कि आपके प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। इंक्रीज प्लेटलेट काउंट इज फाउंड इन पॉलीसाइथेमिया एंड स्प्लीनेक्टोमी, है ना। स्प्लीनेक्टोमी जैसी कंडीशन में भी क्या हो जाता है, स्प्लीनेक्टोमी जैसी कंडीशन में और पॉलीसाइथेमिया जैसी कंडीशन में भी क्या होता है, आपका प्लेटलेट काउंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी कि स्प्लीनेक्टोमी यानी स्प्लीन का अगर किसी ने रिमूवल कर दिया, स्प्लीन की सर्जरी हो गई हो,
इस कंडीशन में भी क्या होता है, आपका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, यानी बढ़ जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे फिर डेड सेल जमा होने के लिए जगह कुछ नहीं है ना, तो इस कंडीशन में भी होता है। अब नॉर्मल रेंज पे आ जाते हैं बेटा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। ये चीज़ मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे, अगर इस चीज़ के लिए जानने आए होंगे कि सिर्फ हम काउंट देखें और कैलकुलेशन देख लें और निकल जाएं पतली गली से, ऐसा नहीं होता बेटा। सारी चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। कहीं आप इंटरव्यू में गए, बाई चांस आपकी कहीं दूसरी जगह जॉब लग गई, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपका वाइवा हो रहा है, आपको एग्जाम में लिखना है, तो सिर्फ आपको काउंट कितनी वैल्यू निकाल के काउंट करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब उतना ही नहीं, आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लिखना जरूरी है कि करते क्यों है, लगाते किस लिए है। इतना तो आपका एक बाहर जो काम है करने वाला है प्यून भी बता देगा, कर लेगा काम। अगर उसको सिखा दोगे ना कि भाई ये लगा लेना भैया, तो वो भी कर लेगा। पर ये चीज़ें आपको पता होना जरूरी है, तभी तो आप समझ लगेगा कि पढ़े लिखे हैं, सिर्फ लिखे लिखे नहीं है, पढ़े भी हैं। ठीक है, नॉर्मल रेंज क्या है इसकी, 1.5 to 4.5 लाख, यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, 1.5 से 4.5 लिखते हैं कोई लोग 2.5 से 5 लाख लिखते हैं। ठीक है, कोई 1.5 से 3 लाख लिखता है, कोई 1.5 से 4 लाख लिखता है। सबकी वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आएगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, अब कोई बोलेगा कि 50,000 से 7 लाख होनी चाहिए, ये बहुत गलत रेफरेंस रेंज हो गई। ठीक है, ज़्यादा मतलब माइनर डिफरेंस चल जाता है सबकी वैल्यूज़ में कि 50,000 से 1 लाख का प्लेटलेट में। ठीक है, दूसरी वैल्यूज में सबका अपने अलग अलग स्टैंडर्ड रहते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या स्टैंडर्ड लिखे हैं, 1.5 to 4.5 लैक्स पर क्यूबिक mm इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, इससे अगर कहीं कम ज़्यादा हो तो फिर कंडीशन आ जाती है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या थ्रोम्बोसाइटोसिस वाली। स्पेसिमेन क्या रिक्वायर्ड है हमको, क्या स्पेसिमेन चाहिए रहता है हमको कि हम इसका ब्लड कलेक्शन करें, टेस्ट परफॉर्म करें। हमको चाहिए रहता है होल ब्लड इन EDTA-Y। क्या चाहिए रहता है, होल ब्लड, यानी पूरा ब्लड चाहिए। होल ब्लड से का मतलब है कि उसमें सारी सेल्स हो, है ना, सेपरेटेड नहीं। ठीक है, कि जैसे कि RBC अलग, WBC अलग, प्लेटलेट अलग, इस तरीके की नहीं। होल ब्लड जो हम डायरेक्ट वीनस ब्लड लेते हैं, कैपिलरी ब्लड नहीं चाहिए रहता है ना। कैपिलरी ब्लड इसलिए नहीं चाहिए रहता क्योंकि हमारा प्रॉपर कलेक्शन जो टेस्ट का रिजल्ट है कैपिलरी ब्लड से नहीं आता है ना। और इसलिए हम वीनस से कनेक्ट करते हैं। किस में रखते हैं, EDTA में रखते हैं। EDTA क्या है, एंटी कोगुलेंट, जो कि उसको कोगुलेट ब्लड को नहीं होने देता है। ठीक है, ताकि ब्लड नहीं जमता है, वैसे ही पतला पानी जैसी कंडीशन में रहता है वो, तो हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स, अब रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, टेस्ट लगाने के पहले हमको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। पहला है माइक्रोस्कोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखना तो उसी में है काउंट करने के लिए हमको। इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर, इम्प्रूव्ड में है, क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि ये क्या है, इम्प्रूव्ड वाले में 25 कॉलम होते हैं RBC वाले ब्लॉक में, और जो पुराना चैम्बर हुआ करता था उसमें 16 ही होते थे। ठीक है, डिफरेंस था। तो अभी इम्प्रूव्ड वाले में 25 होते हैं। पिपेट कौन सी लगनी चाहिए, प्लेटलेट काउंट लिखा है सर आपने, और इधर पिपेट तो RBC लिखा है, क्या प्लेटलेट की पिपेट नहीं आती, क्या आती है? प्लेटलेट की कोई पिपेट नहीं होती, इसलिए हम कौन सी पिपेट यूज करते हैं, हम RBC पिपेट ही इसमें यूज करते हैं। ठीक है, हम WBC पिपेट क्यों नहीं यूज करते सर, कैलकुलेशन है बेटा, डाइल्यूशन जो बनता है ना, डाइल्यूशन जितना RBC का डाइल्यूशन बनता है 1.1:200 वाला, उसी रेशियो में हम प्लेटलेट को भी लगाते हैं, इसलिए हम RBC की जो पिपेट रहती है उसमें भी लगा सकते हैं। ठीक है, RBC पिपेट, प्लेटलेट इन डाइल्यूटिंग फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जिसमें हम क्या कर सके, प्लेटलेट को डाइल्यूट कर सके, प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड। अब प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड कौन कौन सा आता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वाइवा में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम एग्जाम्स में 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, और कौन सा होता है, रीस-एकर फ्लूइड। रीस-एकर फ्लूइड एक ये नाम है, और 1% अमोनिया ऑक्सलेट या रीस-एकर फ्लूइड, दोनों चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब रीस-एकर का कंपोजिशन जान लो कि इसका कौन कौन सी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, ट्राइसोडियम साइट्रेट होता है रीस-एकर में, फॉर्मेलिन होता है, और ब्रिलियंट क्रिजल ब्लू होता है, और प्लस डिस्टिल वाटर। ये W से लिखा है, ये इसका मतलब है डिस्टिल वाटर। ठीक है, DW।
क्या होता है? ट्राइसोडियम साइट्रेट, फॉर्मलिन एंड ब्रिलियंट ट्रिजल ब्लू, ये सारी चीजें क्या होती हैं? रीस एकर फ्लूइड में होती हैं। जरूरत है इनकी। फॉर्मलिन क्या करता है बेटा? बैक्टीरिया को किल करना और चीज को प्रिजर्व करना, ब्लड सेल को क्या करना? प्रिजर्व करने का काम करता है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब प्रिजर्व हो पाए। और ब्रिलियंट ट्रिजल ब्लू क्या करता है? इसमें इसको कलर देता है स्लाइटली, ताकि क्या जब इसको माइक्रोस्कोपी करो तभी चमके, ठीक है। और ट्राइसोडियम साइट्रेट करके अदर सेल को किल करके सिर्फ प्लेटलेट्स भर दिखाता है। तो ये सारी चीजें क्या है? इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसकी नॉर्मल रेंज, इसका स्पेसिमेन और इसका रिक्वायरमेंट, क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी कि क्या क्या मैंने इसमें बताया। अब हम देखेंगे इसका प्रोसीजर। मैंने प्रोसीजर लिखा नहीं है, प्रोसीजर मैं आपको बोल के समझाऊंगा, क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर हम लिख नहीं सकते। बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसका। आपने होल ब्लड कलेक्ट किया, होल ब्लड कलेक्ट करने के 2 घंटे के अंदर, विद इन 2 आवर्स आपको क्या करना है? टेस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है? प्लेटलेट काउंट बिगड़ने लग जाता है, ठीक है। तो 2 घंटे के अंदर आपको काउंट करना है। किसमें सैंपल लेना है? EDTA वाइल में लेना है, जिसमें इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट नाम का जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि क्या ना होने दे? ब्लड को क्लॉट ना होने दे। उसमें सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद क्या करोगे आप? RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड लिया, RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड नहीं, RBC पिपेट लिया। RBC पिपेट में क्या करा आपने? 0.5 मार्क तक क्या किया? ब्लड विड्रॉ किया। ब्लड विड्रॉ के बाद क्या करोगे आप? जैसे ब्लड विड्रॉ किया, कॉटन लिया या फिल्टर पेपर लिया, उसको स्वाइप किया, पोंछा उसको। पोंछने के बाद क्या लोगे आप? 0.1 मार्क तक, यानी 101 मार्क तक जो आपकी पिपेट रहती है, बहुत सुंदर नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये RBC पिपेट की क्या पहचान है बेटा? इसकी जो बीट रहती है अंदर रेड कलर की रहती है ना, और बहुत सारी पहचान है जो मैंने आपको RBC वाले वीडियो में बता चुका हूँ, टोटल RBC काउंट पर, है ना। तो इसमें कहाँ तक कितने मार्क रहते हैं? मैंने मार्क भी बताया था वैसे आप लोगों को, है ना। 1 मार्क रहता है, 0.5 मार्क, एक 1 और एक 101। 0.5 मार्क तक हम क्या लेंगे? ब्लड लेंगे। ब्लड यहाँ तक लिया, यहाँ तक चलो हमने ब्लड ले लिया। फिर इसके बाद क्या करना है हमको? 101 मार्क तक हमको क्या करना है? इसमें प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है। इसको लेने के बाद क्या करना है? हम इसको मिक्स करना है, 5 मिनट के लिए मिक्स करना है इसको, है ना। मिक्स करने के लिए पड़ा रहने दिया अपन ने। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे? इसका 1 ड्रॉप डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी डस्ट पार्टिकल या पैथोजन आकर उसमें बैठा है, इसके टर्मिनल पॉइंट पे, इसके एंडिंग पॉइंट पे वो क्या हो? डिस्कार्ड हो जाए। डिस्कार्ड करने के बाद क्या करोगे आप? उसको चार्ज करोगे। किसको? न्यूबार चैम्बर को। न्यूबार चैम्बर को अच्छा क्लीन किया। क्लीन करने के बाद क्या करा? जैसे ये न्यूबार चैम्बर है आपका, ये रहा न्यूबार चैम्बर, है ना। ये बीच में ये 2 तरीके के ऐसे कॉलम रहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं, है ना। ये ऐसी नालियाँ रहती है न्यूबार चैम्बर में, ठीक है। ऐसी नालियाँ रहती है। तो क्या करा हमने? न्यूबार चैम्बर को यहाँ से चार्ज किया, फ्लूइड यहाँ पे आया और यहाँ भरा गया, ठीक है। चार्ज करने के बाद क्या करोगे आप? इसको कवर स्लिप रख दोगे ऊपर। कवर स्लिप रखने के बाद, पहले कवर स्लिप रखना है, फिर चार्ज करो। अब चार्ज करने के बाद क्या करेंगे? तुरंत काउंट करेंगे? नहीं। WBC और RBC से बहुत डिफरेंस होता है प्लेटलेट काउंटिंग करना, ठीक है। कैसे डिफरेंस होता है? हम WBC और RBC करते हैं 5 मिनट को, उसको रिएक्ट होने के बाद इसके लिक्विड डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ क्या करते हैं? चार्ज करने के बाद 2 मिनट रुकते हैं, सेटल होने देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम माइक्रोस्कोपी करते हैं। इसमें हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी नहीं करते हैं। हमने पहले क्या करा? फ्लूइड को मिक्स होने के लिए पड़े रहने दिया, उसके बाद क्या करा? डिस्कार्ड करके चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद हम लेंगे एक पेट्री डिश। पेट्री डिश कहाँ पर मिलती है हमको? माइक्रोबायोलॉजी वाले फील्ड डिपार्टमेंट में मिलती है पेट्री डिश, जिसमें हम अगर अगर रहता है ना हमारा मीडियम बनाते हैं। पेट्री डिश लिया। पेट्री डिश में आपको रखना है एक फिल्टर पेपर या आपका टिश्यू पेपर, कुछ भी रख सकते हो। टिश्यू पेपर या फिल्टर पेपर को गीला करके आप पेट्री डिश में रखोगे, है ना। गीला करने के बाद क्या करोगे? आप जितने जो न्यूबार चैम्बर को चार्ज किया है उसको उसमें रख दोगे, न्यूबार चैम्बर को, और ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए उसको पड़े रहने दोगे, है ना। उसको सेट होने के लिए पड़े रहने दोगे, है ना। अब क्या होगा? क्यों हम ऐसा रखते हैं? इसलिए रखते हैं ताकि क्या हो, जो भी हमने जो रिएजेंट लिया है अच्छे से रिएक्ट हो,
प्लेटिलेट उसमें रिएक्ट होने के बाद अच्छे से वो क्या हो, सब जगहों में जो उसके ब्लॉक्स में सेटल हो जाए। सेटल होने के बाद साथ साथ बैटर डिश को में फिल्टर पेपर गीला करके इसलिए रखते हैं क्योंकि हम इसमें 15 मिनट के लिए वेट करते हैं। 15 मिनट में जो आपने बहुत नैनो ml में अगर आपने जो लिया है 1 ड्रॉप से भी कम जो फ्लूइड उसमें गया है, 15 मिनट में तो इवेपोरेट हो जाएगा ना, सूख जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को गीला करके रखते हैं और ढक के रखते हैं ताकि गर्मी से क्या ना हो, वो इवेपोरेट ना हो जाए, यानी सूख ना जाए आपका न्यूबार्क चैम्बर में जो फ्लूइड गया है अंदर, जो आपने ब्लड के साथ मिक्स करके डाला है, वो सूखे ना। इसलिए हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को गीला करके उसमें न्यूबार्क चैम्बर को 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। फिर क्या करना है, अब जैसे ही 15 मिनट हुए, 15 मिनट के बाद हमको क्या करना है, उसमें से न्यूबार्क चैम्बर को निकालना है और उसकी काउंटिंग करना है। इतनी बात क्लियर हो गई कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ब्लड निकाला, ब्लड को हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए हमने इसको सेट होने दिया। 15 मिनट के बाद सेट होने के बाद 5 मिनट के लिए हमने इसको सेट होने दिया। 5 मिनट के बाद हमने एक ड्रॉप इसका डिस्कार्ड किया। डिस्कार्ड करने के बाद हमने इसको पेट्री डिश लिया। पेट्री डिश में हमने फिल्टर पेपर गीला करके रखा है, टिश्यू पेपर गीला करके रखा, उसके ऊपर हमने न्यूबार्क चैम्बर रखा, ढक के 15 मिनट के लिए रख दिया। 15 मिनट बाद आप उसका चैम्बर को निकालो। न्यूबार्क चैम्बर को निकालने के बाद क्या करो, आप इसकी माइक्रोस्कोपी करो। अब माइक्रोस्कोपी बेटा जब हम करते हैं तो हमको कैसा दिखता है। माइक्रोस्कोपी करने के लिए हमको काउंट कहां करना है, किस जगह पे काउंट करना चाहिए। न्यूबार्क चैम्बर में तो सिर्फ WBC काउंट कर सकते हैं और RBC काउंट कर सकते हैं। क्यों? एक रफ डायग्राम बनाया हूं मैंने। ये न्यूबार्क चैम्बर ऐसा दिखता है हमारा। अब इसमें तो सिर्फ WBC काउंट करने के लिए दिया गया है और RBC काउंट करने के लिए दिया गया है। प्लेटलेट के तो कॉलम ही नहीं है, तो फिर कैसे हम इसको काउंट करेंगे। ठीक है, प्लेटलेट को काउंट बेटा हम करते हैं कौन से वाले कॉलम में, जिसमें हम RBC काउंट करते हैं। किसमें करेंगे, जिसमें हम RBC काउंट करते हैं, वही कॉलम में हम प्लेटलेट को भी काउंट करेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, RBC का हमने पिपेट भी यूज किया और RBC के हम कॉलम भी यूज करेंगे जिसमें हम काउंट करते हैं। डिफरेंस किसमें आ रहा है, बस डिफरेंस आ रहा है डाइल्यूटिंग फ्लूइड में। कंपोजिशन भी वही है ना। कंपोजिशन कौन सी कंपोजिशन, जो हम रिएजेंट कितना कितना लेना है हमको, है ना, कितनी कितनी मात्रा में मेजरमेंट जो है रिएजेंट का उतना ही है, बस डाइल्यूटिंग फ्लूइड चेंज हो जा रहा है प्लेटलेट वाली कंडीशन में। और फ्लूइड के साथ साथ जब हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग का तरीका तो वही है, जगह भी वही है, पर कितने कॉलम्स में काउंट करना है हमको वो चेंज हो जाता है। ठीक है, हो गए 25 कॉलम। अब इन 25 कॉलम में ये हमारा रहा ठीक है, 25 कॉलम है, ये रहा RBC। हम क्या करते हैं, इन 5 कॉलम्स में हम क्या करते हैं, RBC काउंट करते हैं ना। बाकी के रेस्ट ऑफ द कॉलम्स हम छोड़ देते हैं। पर प्लेटलेट काउंटिंग के समय क्या करते हैं, ये जितने भी पूरे के पूरे 25 कॉलम है, सारे 25 कॉलम्स में हम क्या करते हैं, प्लेटलेट को काउंट करते हैं। तरीका वही है, अपर बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर, अपर बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर, अपर बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर। इस तरीके से क्या करते हैं, काउंटिंग इसी तरीके से करी जाती है। बस RBC में हम 5 कॉलम्स में करते थे, इसमें हम पूरे के पूरे 25 कॉलम्स में क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे प्लेटलेट्स की। काउंटिंग वही है, मैंने आपको प्रीवियस में बता चुका हूँ। अपर कॉलम में मतलब जो पहली बार मेरे प्लेटलेट का ये अलग वीडियो देख रहा है उसको मैं बता दूं, काउंटिंग करने के लिए बेटा अपर बॉर्डर और लोअर लेफ्ट बॉर्डर का मतलब ये है कि इसकी जो ये अपर बॉर्डर है ना, ये अपर लाइनिंग और ये लेफ्ट वाली लाइनिंग। ठीक है, तो इसको मैंने इधर बना दिया है। इन लाइनिंग्स में जो सेल्स सटी हुई रहती है ना, एकदम चिपकी हुई रहती है, ये लाइनिंग के ऊपर जो सेल्स रहती हैं
वही सेल्स को करते हैं हम काउंट करते हैं। मिडिल में अगर कोई सेल है उसको काउंट नहीं करते हैं। राइट वाली और लोअर वाली बॉर्डर को हम काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ अपर और लेफ्ट वाली बॉर्डर को काउंट करते हैं, और इन बॉर्डर पे जो सेल है उन सेल्स को ही काउंट करते हैं। ठीक है, हाँ कोई भी सेल काउंट करोगे, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, जो भी आप काउंट करोगे उनका काउंटिंग का तरीका यही है। ठीक है, बस कॉलम्स चेंज हो जाते हैं। डब्ल्यूबीसी में हम डब्ल्यूबीसी वाले कॉलम में करते हैं, आरबीसी में आरबीसी वाले कॉलम में करते हैं, और प्लेटलेट्स में भी हम आरबीसी वाले कॉलम में करते हैं। डिफरेंस इतना है कि हम आरबीसी को 5 कॉलम में करते हैं और प्लेटलेट को पूरे के पूरे 25 कॉलम में हम काउंट करते हैं। ठीक है, अब काउंट कर लिया हमने, ठीक है, काउंट कर लिया। काउंट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका करेंगे हम कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन में आपका जितनी भी काउंटिंग आए, ठीक है, जितनी भी काउंटिंग निकल के आए, क्या मैं पूरा एक सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं डब्ल्यूबीसी के और एरिथ्रोसाइट के वीडियो में आपको कैलकुलेशन सॉल्व करके बता चुका हूँ किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम कुछ ज़्यादा नहीं इसमें, जैसे कि बहुत थोड़ा डीप में भी है बेटा, इसका विड्थ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसको कैलकुलेट करना, विड्थ लेंथ के साथ साथ इसकी डीपनेस यानी कितना गहरा है कॉलम, कितना गहरा है उसको कैलकुलेट करना, गहरा होने के बाद डेप्थ के बाद इसमें फ्लूइड कितना भरता है उसको कैलकुलेट करने के बाद एक रेंज निकलती है। ठीक है, एक रेंज निकलती है, वो रेंज रहती है आपकी एरिथ्रोसाइट में रहती है अलग 10,000 रहती है, आपकी डब्ल्यूबीसी में रहती है 50, और आपकी प्लेटलेट्स में आता है, अगर आपको करना है प्लेटलेट्स में काउंटिंग तो वो रहता है 2000 यानी n मल्टीप्लाई बाय 2000। जितनी भी आपकी इसमें वैल्यू आती है, जितनी भी काउंटिंग आती है, पूरी काउंटिंग को आप क्या करोगे 2000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जितनी भी वैल्यू आई आप उसकी वैल्यू लिख दीजिए। तो सिंपल मैंने आपको काउंट कैलकुलेशन बताया है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ज़्यादा डीप में बताने का कोई मतलब नहीं है इसमें आपको कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन बच्चे लोगों को वैसे ही समझ में नहीं आती है, मुश्किल समझ में आती है। मैंने आपको मेरे एरिथ्रोसाइट वाली वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ कैलकुलेशन अच्छे से। जिसने मेरा भाई टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट नहीं देखा है वीडियो, पहले वाला वीडियो देखिए, उसके मेरे 3 वीडियो बने हैं। ठीक है, तीनों वीडियो दिखना, और तीसरे वीडियो में मैंने इसका कैलकुलेशन बताया हूँ कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन देख लेना उसमें कि मैं डेप्थ और उसका फ्लूइड और इसका डायमीटर क्या क्या है, उस तरीके से कैलकुलेशन निकालते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर हो गई। अब इस वीडियो में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखा, नॉर्मल रेंज देखा, स्पेसिमेन देखा, रिक्वायरमेंट्स देखी। रिक्वायरमेंट में इसमें हमने को नई चीज़ पता चली, क्या पता चली हमको कि हम प्लेटलेट जब काउंट करते हैं तो हम पिपेट कौन सी यूज़ करते हैं, हम आरबीसी पिपेट यूज़ करते हैं, और किस कॉलम में काउंट करते हैं, हम आरबीसी वाले कॉलम में काउंट करते हैं। पर कौन आरबीसी वाले कॉलम में काउंट तो करते हैं, पर सिर्फ वो जो 5 कॉलम है जिसमें आरबीसी काउंट करते हैं सिर्फ उनमें नहीं, पूरे के पूरे 25 में काउंट करते हैं, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं काउंट करने के बाद 2000 से। काउंटिंग की जो मेथड है, तरीका वही है, अपर बॉर्डर एंड लेफ्ट वाली बॉर्डर पे जितने भी सेल्स हैं आपके डिपॉजिट, उन सब की हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो था हमारा, यहाँ पे प्लेटलेट काउंटिंग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो, आप भी बिना झिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और बताएं कि वीडियो अच्छा बना है कि नहीं, सर हमको आपका टीचिंग समझ में आ रही है, ज़रूर बताएं, मुझे भी तो पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है कि नहीं। थैंक यू।